नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका आने वाला साल आप अपने लाइफ के सारे गोल्स जो हैं वो अचीव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे एजेंडा पे जो प्राइम 5 एरियाज़ हैं जिन पे हम फोकस करेंगे, मणिपुर वायलेंस, स्पेस लॉन्च, COP29 से जुड़ी कुछ बातों को समझेंगे, इंडियन जुडिशरी के ऊपर एक एडिटोरियल है उसको समझा जाएगा, मोल्डोवा एनर्जी क्राइसिस। ओके, सो मोल्डोवा इज़ अ नेशन, वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, उन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा विस्तार में समझा जाएगा। चलिए, सो फ्रंट पेज से हम इसकी शुरुआत करेंगे और फ्रंट पेज पे जो है एक स्टेटमेंट है कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ही फील कि भाई काफ़ी नुकसान हुआ मणिपुर के अंदर बिकॉज ऑफ वायलेंस एंड ऑल। हमें पता है क्या क्या पूरा इंसिडेंट हुआ है, विल नॉट गेट इनटू दिस, उस डिटेल में हम जाएंगे नहीं। तो एक चीज़ आपको समझनी है, देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मेजर इशू देखा जाता है वो है लैक ऑफ डेवलपमेंट। तो प्राइमरीली डेवलपमेंट नहीं है, इस वजह से जॉब वहाँ पे नहीं होती है, जॉबलेस एक तरीके से वहाँ की सोसाइटी है, यूथ के पास कोई काम नहीं है। और ऐसे में सिचुएशन क्या होती है, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा के अपने यहाँ पे पूरे कार्डर को रिक्रूट करते हैं। तो ये नॉर्मली चलता है मणिपुर के अंदर और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। अब डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर इशू है, प्लस अगर आप वहाँ की ज्योग्राफी देखेंगे, ज्योग्राफी आप टोपोग्राफी बोल सकते हैं, सो टोपोग्राफी अगर आप उधर की देखेंगे तो वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी है कि भाई डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वहाँ पे इतना आसान नहीं होता है। तो ये चैलेंज है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इकोनॉमिकली वेल टू डू नहीं है, ये भी फैक्ट हमें मालूम है, और हमारे यहाँ पे बॉर्डर एरिया लगता है, तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो विल नॉट गेट इनटू दिस। अगर हम मणिपुर बेस पे क्वेश्चंस देखें जो PYQs पूछे गए हैं, प्रीलिम्स 2015 का सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज अ यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन। तो ये फ्लोटिंग वेजिटेशन वाला जो आपका नेशनल पार्क है, दैट इज कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन मणिपुर। ठीक, तो ये कहानी पता लगी हमें। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड है। यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं और सामने स्टेट्स हैं, और पूछा ये जा रहा है कि बताइए मैच द फॉलोइंग करेक्ट है कि नहीं। तो छप्परकुट फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ये मार्च के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, झूम कल्टीवेशन का पूरा काम करने के बाद, और मीजोज जो हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मिजोरम के साथ एसोसिएटेड है, मतलब ये करेक्ट हो गया। अगर आप खोंगजेम प्रभा की बात करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड बॉल्ड सिंगिंग फॉर्म ऑफ मणिपुर, और मणिपुर में होती है ये, ढोलक के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अंदर जो लोकगीत गाए जाते हैं रिगार्डिंग द मणिपुरीज, हाउ यू कैन से विक्टोरियस देवर, हाउ वेलरस देवर, कि भी कैसे उन्होंने किसी शूरवीरता दिखा के जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ाई की, उन चीज़ों को दर्शाया जाता है गाने के रूप में, और मणिपुर के साथ एसोसिएटेड है, एंड दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट है। अब जो तीसरा है दैट इज़ थांगथा डांस। अब ये थांगथा डांस जो है ये भी मणिपुर के साथ ही एसोसिएटेड है। ये बेसिकली वहाँ की मार्शल आर्ट्स कम डांस फॉर्म है, और मणिपुर के अंदर जो पुराने राजा हुआ करते थे वो इसको प्रमोट करते थे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होगी, इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसके अंदर आज के अखबार के अंदर जो फैक्ट्स दे रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट गिव्स पंजाब 3 more days टू शिफ्ट धालेवाल। ओके, सो 3 दिन और दिए हैं यहाँ पे। आई डोंट नो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट। किसानों के से बातचीत करके ही चीज़ों का हल निकाला जा सकता है, तो उसके बिना बात बनेगी नहीं, और ये सिचुएशन काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट शुड हैंडल इट मोर, यू कैन से थोड़े टैक्टफुली इसको डील करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट द की पॉइंट इज़। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब बात आ रही है क्वाड मेंबर्स वाउ टू वर्क विग्रसली टूवर्ड्स फ्री एंड ओपन स्टेबल इंडो पैसिफिक। ओके, सो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है इसके ऊपर इनका प्राइम फोकस है। और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा कहाँ पे था, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था चाइना, जो कि साउथ चाइना सी के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। साउथ चाइना सी में चाइना ने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि वहाँ पे कोई भी आपका शिप अगर मूव कर रहा है फॉरेन एंटिटी का, तो पहले वो चाइना को इन्फॉर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस उस एरिया में अपनी बात को क्लेम करने के लिए, अपने पूरे एरिया को अपना हक बताने के लिए
उन्होंने एक 9 डैश लाइन भी डिक्लेयर कर रखी है, और इस 9 डैश लाइन के अंदर जितना एरिया आता है वो कहते हैं वो हमारा है। एंड नॉट जस्ट दैट, चाइना वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी क्रिएट कर रहा है। अब देखिए आर्टिफिशियल आइलैंड मैं आपको समझाता हूँ कि पूरा आइलैंड तो एक साथ से नहीं बनाया जा सकता। तो आर्टिफिशियल आइलैंड बनेगा कैसे? तो बेसिकली जो आपके वहाँ पे कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक, कोरल आइलैंड्स जो होते हैं वो एक तरीके से सेमी सबमर्ज्ड हुए, कि हाई टाइड आया तो वो पूरे डूब गए, और हाई टाइड नहीं है, लो टाइड है तो वो ऊपर बाहर दिखते हैं, ठीक है। तो वो सेमी सबमर्ज्ड होते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, उन सेमी सबमर्ज्ड आइलैंड्स के ऊपर अपने लिए जो है एक बेस तैयार कर रहे हैं मिट्टी डाल डाल के। सो दिस इज हाउ दे आर क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर, यू कैन से आर्टिफिशियल आइलैंड, ठीक। तो इस तरीके से बनाया जा रहा है, एंड इट इज़ अगेन अ फॉल्स। और दूसरी चीज़ आपको इसमें ये ऐड करनी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, ये इसको एब्सोल्युटली वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो चाइना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या उनके द्वारा बनाए गए लीगल सिस्टम को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा अटैक है कि प्रेजेंट जो हमारा इकोसिस्टम चल रहा है इंटरनेशनल, वो डेंट हो रहा है इस चाइना की हरकत से, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया के अंदर जो जियोपॉलिटिक्स हम बना रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हैं बिकॉज ऑफ चाइनीज़ असर्टिवनेस, और दिस इज़ वाउ दे आर एक्टिंग, ठीक। जहाँ उनको सूट करता है वहाँ पे वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ उनको सूट नहीं करता वहाँ पे उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ है यहाँ पे। अब इसको देखना पड़ेगा कि इस इंटरनेशनल ऑर्डर को वापस कैसे रीस्टोर किया जाएगा। तो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। 10 पेलोड्स जो है इनको सक्सेसफुली डिप्लॉय किया गया है। अब देखिए इस पूरे गेम के अंदर एक एजेंसी का नाम आ रहा है। इसरो तो देखो लॉन्च करता ही करता है, ठीक है। यहाँ पे एक एंटिटी का नाम आ रहा है जिसका नाम है इन स्पेस, ठीक। ये इन स्पेस क्या है? तो बेसिकली ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्रिएट की गई है जिसका मेजर काम है कि हम प्राइवेट सेक्टर को स्पेस के बिजनेस के अंदर लेके आए, ठीक, कि प्राइवेट सेक्टर के साथ आप कोलैबोरेशन करवाएंगे। अब प्राइवेट सेक्टर को क्यों लेके आने की ज़रूरत है? अब आपके सामने मैं एक सवाल करता हूँ कि इसरो के साइंटिस्ट हैं, लिमिटेड साइंटिस्ट होंगे, हमारे पास इन्फानाइट साइंटिस्ट तो होंगे नहीं। तो आप क्या चाहते हो, वो जो साइंटिस्ट हैं वो ये छोटे मोटे सैटेलाइट के ऊपर फोकस करते रहें या डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करें, कि भी दूर की खबरें जानें, ठीक। किस चीज़ के ऊपर हम चाहते हैं वो हमारे साइंटिस्ट रहें? तो वी वांट देम टू गो फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसलिए हम चाहते हैं कि उनका लोड थोड़ा कम हो जाएगा। ये छोटे मोटे सैटेलाइट लॉन्च करना, उसको मैनेज करना, दिस कैन ईजिली बी टेकन अप बाय द प्राइवेट प्लेयर्स। नॉट जस्ट दैट, हम चाहते हैं कि ये जो सैटेलाइट का प्रोडक्शन है वो भी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाए। क्यों आप जो है इसरो के साइंटिस्ट को इन्वॉल्व कर रहे हो, उनकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो इस छोटे मोटे काम में? तो ये एक मेजर गोल है जो हम यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर इसरो का थोड़ा लोड कम हो जाएगा और इसरो जो है अपने डीप स्पेस और जो इंटेंस मिशंस हैं उसके अंदर कंसंट्रेट कर पाएगा। ये स्पेस लॉन्च करना, सैटेलाइट प्लेस करना, कनेक्शन लेके आना, वो सब जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स इजीली कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके बाद आप जॉब क्रिएशन पे भी फोकस कर सकते हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है कि इंडिया से ब्रेन ड्रेन होता है। इंडियन साइंटिस्ट बहुत ही बड़े नंबर में यहाँ से नासा वगैरह चले जाते हैं, ठीक। नाउ वी डोंट वांट दैट थिंग टू कंटिन्यू, इसलिए प्राइवेट में ही उनके लिए जॉब्स अवेलेबल हों, यही हम चाहते हैं यहाँ पे। तो इन स्पेस एक ऐसी एंटिटी है जो एक तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करती है, और ये गवर्नमेंट ने बनाई है और काफ़ी अच्छा ये थॉट प्रोसेस था। तो अब ये सवाल देखिए, ये प्रीलिम्स 2018 का सवाल है। तो ये कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पीएसएलवी और जीएसएलवी दो हमारे लॉन्च व्हीकल हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी है। तो ये कह रहे हैं कि पीएसएलवी लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग वेयर एज जीएसएलवी आर डिज़ाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। बात सही है, जीएसएलवी जो है वो आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ही लॉन्च करती है, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है क्योंकि हैवी लोड कैपेसिटी जो है आपके जीएसएलवी में है, पीएसएलवी की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा है नहीं, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं वो हैवी होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सैटेलाइट्स लॉन्च बाय पीएसएलवी अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड एट सेम पोजीशन। नहीं, देखो ये जो है ये आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जाएगी ये, ठीक है ना, जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगी ये,
और ये जो ऑर्बिट होता है 36,500 किलोमीटर की हाइट पे आपका होगा, वहाँ से वो हमेशा जो है स्टेशनरी नज़र आएगी। और इतनी दूर तक भेजने के लिए हम GSLV का ही इस्तेमाल करते हैं, नॉट PSLV, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट पे आइए, ये कह रहे हैं कि GSLV Mark 3 इज़ अ 4 स्टेज्ड लॉन्च व्हीकल। ओके, तो ये पहली बात 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल नहीं है, ये 3 स्टेज्ड हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। ठीक, ये पॉइंट समझना है, जिसके अंदर 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर लगी होती हैं और उसके साथ एक लिक्विड बूस्टर होता है, और अपर स्टेज के अंदर आप देखेंगे कि एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। तो ये इस तरीके से ऑपरेट करता है, तो 3 स्टेज हैवी आप इसे बोलते हैं। अच्छा, मैंने पॉइंट बता दिया कि PSLV जो है वो लिमिटेड सैटेलाइट्स ही भेज सकता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है मेजरली भेजा जाता है उनको, और इसकी मैक्सिमम जो लोड कैपेसिटी है वो है 1750 किलोग्राम। ठीक, तो ये मेजर डिफरेंसेस जो हैं ये हमें पता लग गए, तो ओनली 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है जी, आगे चलेंगे। यहाँ पे COP29 से जुड़ी हुई कुछ बात, तो मेन मुद्दा भैया पैसे का ही है, तो अब की बार भी कोई पैसे के ऊपर बात नहीं बनी, तो ये एडिटोरियल उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है कि देखिए, पहले COP15 की अगर हम बात करें, उस समय एक चीज़ क्लियर थी कि भी $100 बिलियन का टारगेट आया था और कंट्रीज इसकी तरफ आगे बढ़े, लेकिन ओवर द ईयर्स हमें पता लगा कि ये तो इनसफिशिएंट है। ठीक, डेवलपिंग नेशंस दे नीड मोर, इनको और ज़्यादा की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो ये चीज़ पॉइंट आउट की गई। दूसरा पॉइंट यहाँ पे था कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स प्रेजेंटली अनाउंस किए गए हैं, और इसके अंडर जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो ऑफर कर रहे हैं 300 बिलियन पर ईयर बाय 2035। अब रियलिटी ये है कि ये तो भैया बहुत ही कम होने वाला है। एनुअली हमें चाहिए 455 to 500 बिलियन एनुअली, और ये बड़ी डिमांड है, और $300 बिलियन इज़ गोइंग टू बी क्वाइट लेस, और ये भी ग्रेजुअली करेंगे, एकदम से $300 बिलियन का अरेंजमेंट नहीं होगा, और दिस इज़ द पॉइंट हियर। लेकिन डेवलप्ड नेशंस इस पे एक तरीके से एडमेंट हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर दिस। अब जो बाकी कंट्रीज थे वो तो ये कह रहे थे कि अभी ज़रूरत है $1.3 ट्रिलियन बाय 2030, इतने हैवी अमाउंट की ज़रूरत है। और दूसरी बात, इसको भी ये भी समझना होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फाइनेंस। ठीक, अगर आप किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हो, नाउ इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ दिस $300 बिलियन। ठीक है ना, उस चीज़ को नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से तो आप प्रॉफिट जनरेट करते हो ना, तो वो तो आपका बिजनेस हो गया। हाउ कैन दैट बी सीन एज, यू कैन से, अ चैरिटी? हाउ कैन दैट बी सीन एज एन एड? उसको थोड़ी ना हम एड मान सकते हैं। तो ये क्लैरिटी है और ये डाउट्स हैं जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। डेवलप्ड नेशंस दे आर वेरी स्मार्ट, वो इसको इसी तरीके से लेते हैं। ठीक है, वो अपना बिजनेस एंटिटीज़ को कहेंगे कि जाके इन्वेस्ट करो इंडिया में, और वहाँ दिखाएंगे कि देखो हमने जो है इतना अमाउंट ग्रीन फाइनेंसिंग के अंडर जो है इस देश में डाला है। तो इस तरीके से खेल किया जाता है। अब ये प्रीलिम्स 2023 का सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल में फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कार्बन मार्केट्स दे आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही बात है, क्लाइमेट मार्केट बहुत है। देखिए, किसी भी चीज़ को जब आप इंसेंटिवाइज करते हो, और इंसेंटिव वाइज करने के लिए क्या किया जाता है, आप उसको एक तरीके से मनी एंटिटी बना दीजिए। ठीक, जैसे आप उसे मनी एंटिटी बनाएंगे, लोग जो है उसको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा और लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। और ऐसा ही है कार्बन फाइनेंसिंग का वो मेन ऑब्जेक्टिव, कि भाई क्लीन एनर्जी करके आपको ग्रीन क्रेडिट मिल सकता है। ठीक, और ग्रीन क्रेडिट जो है वो आप बेच सकते हो, वो सेलेबल होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे आ रही है, एंड दिस इज व्हाट गुड आइडिया इज। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। बिल्कुल, प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए मान लो हम कंपल्शन कर दें कि आपको इतना जो मिनिमम कार्बन क्रेडिट मेंटेन करना ही करना है, सो दे विल मेंटेन इट। और इतना नहीं कर सकते आप, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, ठीक, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को कहिए कि आपको ज़्यादा कार्बन क्रेडिट लेके आने हैं, ठीक है ना, उनके लिए कंपल्शन कीजिए मोर कार्बन क्रेडिट, सो दे विल बाय इट। वो किसी ना किसी से खरीदेंगे, वो गवर्नमेंट से भी खरीद सकते हैं। तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, यू कैन से, फाइनेंसेस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। बिल्कुल सरकार की तरफ पैसा जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे सही हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। टाइगर लीव्स कोलकाता जू फॉर सिमलीपाल रिजर्व इन ओडिशा। ठीक है, ये टाइगर पकड़ के जेल में डाल दिया था, जेल में क्या, जू में डाल दिया था, वहाँ से अब ये ओपन टाइगर रिजर्व में जा रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, काफ़ी अच्छा है ये। एंड दिस इज़ व्हाट द की डेवलपमेंट इज़। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे चलेंगे। इधर तो कोई ख़ास खबर है नहीं।
हाँ जी, द नेचर ऑफ डिसेंट इन इंडियन जुडिशरी। अब देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जजेस की सुनवाई होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के अंदर, उसके अंदर 5 जज बेंच मिनिमम जो है वो बनाया जाएगा। अब उसके अंदर मान लो 3 जज फेवर में है और 2 जज डिसएग्री कर रहे हैं, तो ये जो 2 होंगे इसको बोलेंगे डिसेंट जजमेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट ये भी होता है, बहुत बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिसके अंदर जो पहले का डिसेंट जजमेंट आगे जाके रेगुलर जजमेंट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना, वी हैव सीन दैट, ठीक। अगर आप बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, तो बेसिक स्ट्रक्चर नॉर्मली हम कह रहे हैं केशवानंदा भारती से आया, लेकिन उससे पहले भी वो एज अ डिसेंट एक हमारे जज ने बोला था पुराने जजमेंट के अंदर, वो बाद में रिकॉग्नाइज किया गया। तो इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, इट ऑफर्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको वेरिंग पर्सपेक्टिव बताते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो यूएस के अंदर कैसा सिस्टम है, वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है, जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सीनेट जो है वो बाद में कंफर्म करता है। और इंडिया के अंदर वी हैव अ कोलिजियम सिस्टम, हमारे यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम है। कोलिजियम सिस्टम जो होगा वो आपके नेम्स जो है वो सजेस्ट करेगा, वो बाद में प्रेसिडेंट जो है वो उनको अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो हमारा सिस्टम वैसा है, हमारे यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन नहीं है, जुडिशरी इज अपॉइंटिंग जुडिशरी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये सारे सवाल हैं यहाँ पे। अब देखो उधर का क्या सिस्टम है कि जब आपके वहाँ पे जज प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो जजेस का पॉलिटिकली बायस्ड होना एक तरीके से उसका चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं होती, इसीलिए हमारे यहाँ पे जुडिशरी इज अपॉइंटिंग यू कैन से जुडिशियल मेंबर्स, ऐसा बहुत बार देखा गया है। और डिसेंट की हमारे यहाँ पे बहुत वैल्यू है। तो एडीएम जबलपुर केस, HR खन्ना डिसेंटेड ऑन सस्पेंशन ऑन आर्टिकल 21 ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक। फिर PV नरसिम्हा राव इनका केस था, सो जस्टिस SC अग्रवाल एंड AS आनंद डिसेंटेड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और सीता सोरेन केस के अंदर इसको रिफ्लेक्ट भी किया गया था। सोशल की बात करें तो सायरा बानो जजमेंट जब आया था उधर भी एक तरीके से चीज़ों को बताया गया था। तो जस्टिस KS केहर और अब्दुल नज़ीर वो डिसेंट कर रहे थे इसके अंदर, ठीक। तो ठीक है, मतलब मेजरली मेजॉरिटी से ही फैसला माना जाएगा, लेकिन डिसेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको शायद अभी ना कंसीडर किया जाए लेकिन आने वाले सालों में कंसीडर किया जा सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि वो किसी काम का नहीं होगा, वो ज़रूर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक थॉट प्रोसेस है जो आगे जाके आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं आ सकता है। तो ये बड़ा खेल था यहाँ पे। अब सीधा इंटरनेशनल पेज पे चलेंगे। इंटरनेशनल जो दुनिया है कुछ बातों को बताया गया है, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स इन गाजा दे हैव बिकम डेथ ट्रैप, अगर इलाज ढंग से नहीं हुआ तो इजराइल बॉम्ब गिरा देता है। तो लगातार हमने ऐसा केस देखे हैं। लेकिन देखिए जो हमास वगैरह हैं वो भी तो एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल कर रही हैं, तो किसको आप इसमें जिम्मेवार ठहराओगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो फॉर्मर गिलगित बल्तिस्तान चीफ मिनिस्टर सेंटेंस टू 34 ईयर्स इन जेल, ओके। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इतनी लंबी सज़ा सुनाई है, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, आज़ादी के अगेंस्ट, और दिस इज़ हाउ द थिंग्स हैड बीन, ठीक। अब इसको आगे देखते हैं। जो मेन खबर है दैट इज़ रिलेटेड टू मोल्डोवा। मोल्डोवा में क्या चल रहा है देखिए। तो फियर ऑफ एनर्जी क्राइसिस, ओके, एज रशिया होल्ड सप्लाई ऑफ गैस। अब देखिए ये भी अगर आप मोल्डोवा का एग्जिस्टेंस देखें तो मोल्डोवा इज ऑल्सो एक्स सोवियत स्टेट, ये एक तरीके से सोवियत यूनियन का पार्ट था, और मोल्डोवा इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, ठीक। तो नेटो का ये मेंबर नहीं है। अब दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि वहाँ पे जो पूरा सिस्टम चल रहा है, जो शांति है, जो पीस है, दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय रशिया। रशियन फोर्सेस दे हैव देयर प्रेजेंस इन मोल्डोवा, ठीक। एक तरीके से मर्सिनरी टाइप में वहाँ पे ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस है। तो ये सिचुएशन है। अब देखो कई एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि रशिया में अनेक्स, ज़रूरत पड़ने पर रशिया जो है मोल्डोवा के ऊपर कब्जा कर सकता है। वी कैन नॉट रूल दैट आउट बिकॉज ये नेटो का मेंबर नहीं है, तो नेटो की प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये की पॉइंट है जो समझना है। बट इफ रशिया डज दैट, दैट इज गोइंग टू अलार्म एवरीवन, उससे सभी लोग अलार्म हो जाएंगे कि रशिया अगर दोबारा मोल्डोवा पे कब्जा करता है तो बाकी सभी कंट्रीज, ये
जो भी अभी रशिया के एक तरीके से साथ हैं और एक्स यू कैन से सोवियत स्टेट्स हैं, वो सब इससे नाराज़ होंगे, एंड दैट इज़ द इम्पैक्ट विच रशिया हैज़ टू बेयर। तो ये पूरी सिचुएशन है मोल्डोवा की आज की डेट में। मोल्डोवन लीडर जो हैं वो इंडिया भी आए थे, बट दे आर मेजरली डिपेंडेंट ऑन रशियंस। सो ये पूरी कहानी है इस पर्टिकुलर चीज़ की। अभी एट प्रेजेंट दे वर रिलाइंग ऑन रशिया फॉर गैस सप्लाई, और वो चीज़ यहाँ पे रोक दी है, तो इसीलिए ये न्यूज़ बनी है। बट वी शुड नो अबाउट द बैकग्राउंड कि मोल्डोवा का क्या बैकग्राउंड है। क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे। सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आपके सभी टारगेट्स जो हों आपकी लाइफ के वो आप अचीव करें। थैंक यू वेरी मच।